अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी टेक पीटी की समरी आसान उर्दू में बताऊंगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इस कहानी के बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बाद हम इसके राइटर की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी समरी बयान करूंगा। और इस वीडियो के अख्ताम पर मैं कुछ अहम यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बताता चलूं, जैसे ही मैं इसकी समरी बता रहा हूँ आपको, तो बैक स्क्रीन के ऊपर कुछ कोटेशंस और कुछ इस कहानी की टेक्स्ट में से कुछ एविडेंसेस भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप लोग उनको नोट कर सकते हैं और आप लोग उनको याद कर सकते हैं और आप उनको अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी के बैकग्राउंड को देखते हैं। इस कहानी के जो बैकग्राउंड है वो 1929 का ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन है। 1929 से 1933 तक चलने वाला अमेरिका का इक़्तिसादी बहरान है, वो इस कहानी के अंदर काफ़ी नुमाया है। 1929 से 1933 तक का जो अमेरिका में इक़्तिसादी बहरान आया था, उस बहरान के अंदर अमेरिका के अंदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा लोगों के काम कारोबार, उनकी जायदादें उनसे बिक गई, उनके हाथ से निकल गई, लोग घरों से झोंपड़ियों पर आ गए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और कुछ जगहों पे तो अमेरिका में लोगों को कई कई दिन फाके भी करने पड़े। और ये अमेरिका के अंदर तो ये आलम था ही, और साथ साथ में इस इक़्तिसादी बहरान का पूरी दुनिया के ऊपर भी असर पड़ा। इस वजह से अमेरिका में जो भी काम कारोबार अच्छे थे वो भी सुस्त रवि का शिकार हो गए, और जो काम नए चल रहे थे या नए शुरू हो रहे थे और या कम सरमाए से शुरू हो रहे थे, वो कारोबार नहीं चल पाते थे। और इस कहानी के अंदर भी एक्सेल कैलिज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरा, इसके बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को और साथ साथ में हिटलर को। 1935 से लेकर 1945 तक यूरोप के अंदर हिटलर ने यहूदियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए, उनको कैद किया गया, उनको कत्ल किया गया, उनका पीछा किया गया। इन मुजालम की वजह से यूरोप के अंदर से काफ़ी ज़्यादा यहूदी निकले और वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, और उनमें से कुछ फैमिलीज़ जो थी वो अमेरिका में भी आई। और शायद ये इस कहानी के अंदर जो फैमिली है एक्सेल कैलिज की, वो भी शायद पोलैंड से भागकर या पोलैंड से माइग्रेट करके अमेरिका में इसी वजह से ही पहुंची थी। तो ये दोस्तों इसका बैकग्राउंड है कुछ। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑथर की, राइटर की। तो ये कहानी बर्नार्ड मालाबर्ट ने इसको लिखा हुआ है। बर्नार्ड मालाबर्ट जो है वो 1914 में अमेरिका में पैदा हुए थे। वो पेशे के एतबार से राइटर थे और साथ साथ में टीचर भी थे। और उनकी जो अहम जैनर्स हैं जो लिटरेचर के अंदर उन्होंने लिखा है, वो ज़्यादातर उनके नावल्स हैं और कुछ साथ साथ में उन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं। और 1986 के अंदर उनकी डेथ हुई, और उनकी जो अहम और मेन उनके जो नावल्स हैं उनमें द असिस्टेंट है, द मैजिक बैरल है, द फिक्सर है और द नेचुरल्स है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इनके कुछ नावल्स पर 60s के अंदर फिल्में भी बनी। अब हम चलते हैं इसकी करेक्टर लिस्ट के अंदर। तो करेक्टर लिस्ट के अंदर सबसे पहला और सबसे मेन जो करेक्टर है वो रोज़न का है, और मेरे ख्याल में रोज़न इस कहानी के अंदर प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। और कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन असल में कुछ लोग ईवा को हीरो मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोटैगनिस्ट जो है, जो हीरो है इसमें, वो रोज़न है। क्योंकि थ्रू आउट द स्टोरी वो बहुत ईगर है, वो बहुत ही इस चीज़ के अंदर शिद्दत के साथ वो इनकी मदद करना चाहता है और पूरी की पूरी हर तरह से वो कोशिश करता, और यही उसका हीरोइज़म है। और ये एक एक्स कॉफ़ी सेल्समैन है, एक इसकी किडनी है, बीमार आदमी है, 2 उसके पास घर हैं, कुछ उसके पास बैंक बैलेंस भी है, कुछ उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी हैं, और साथ साथ में वो एक्सेल कैलिज का दोस्त भी बन गया था। सेकंड जो करेक्टर है इसके अंदर वो ईवा का है। ईवा को एंटागनिस्ट भी हम कह सकते हैं। वो एक ब्रेव, एक बोल्ड, हार्ड वर्किंग, गैलेंट वुमेन है, और इस कहानी में उसकी उम्र 38 ईयर्स बताई गई। थर्ड करेक्टर हमारे पास में है वो एक्सेल कैलिज का है। वो ईवा का हस्बैंड है, पोलिश रिफ्यूजी है, और उसकी उम्र तकरीबन 40 ईयर्स यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद हमारे पास में एक करेक्टर आ जाता है डेविड ऑफ। डेविड ऑफ जो है वो रोज़न का दोस्त है और एक सेंसस टेकर है, जो कि रोज़न को उसके घर में मिलने के लिए आता है। और लास्ट इस लिस्ट के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो फिगा और सोरेल के हैं, जो कि ईवा की बेटियां हैं। और जो फिगा है वो बड़ी है, उसकी उम्र 5 साल है, और जो सोरेल है वो छोटी है, उसकी उम्र 3 साल। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी समरी को शुरू करते हैं।
एक छोटा सा कमरानुमा घर है, बड़ा बोसीदा सा, अंधेरा है कमरे के अंदर, एक खिड़की है, उसके ऊपर भी एक पर्दा जो है वो पड़ा हुआ है, एक चारपाई है, कमरे में कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं, एक वॉश बेसिन है, उसके ऊपर एक साबुन पड़ा हुआ है, उसकी खुशबू पूरे कमरे के अंदर फैल रही है और रोज़न अपने घर में उस चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है। इतने में डेविडोफ उसके घर में, उसके कमरे में दाखिल होता है। कुछ बातचीत के बाद वो उससे उकसाता है कि वो औरत जिसके लिए वो बड़ी चैरिटी करता था, उसका बड़ा ख्याल रखता था, क्या बना उसका। तो पहले तो रोज़न हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उसको वो उसकी सारी कहानी सुनाई। और जो डेविडोफ था वो अपनी नोटबुक के ऊपर वो कहानी सुनता जा रहा था और अपनी नोटबुक के ऊपर उसकी कुछ नोट्स बनाता जा रहा था। तो फिर रोज़न ने बताया कि एक्सेल कैलिश एक पोलिश रिफ्यूजी था जो अपनी फैमिली यानी कि अब उसकी बीवी ईवा और उसकी 2 बेटियां फिगर और सरेल के साथ पोलैंड से अमेरिका में शिफ्ट हुआ। कुछ उसके पास पैसे थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फैमिलीज पोलैंड से माइग्रेट करके अमेरिका में क्यों आई, क्योंकि वहाँ पे हिटलर इनको मारता था, तंग करता था। तो इसी वजह से ये फैमिली भी इधर थी और कुछ पैसा जो बचा कर लेकर आया था अपने साथ एक्सेल कैलिश, 2 से 3 हज़ार डॉलर्स, उसके साथ उसने अमेरिका के अंदर अपनी एक ग्रोसरी शॉप बनाई। लेकिन वो ग्रोसरी शॉप जो थी, कुछ तो उसमें एक्सेल कैलिश की गलती थी कि वो एक डेड नेबरहुड में थी और वो कोई कमर्शियल एरिया नहीं था और साथ साथ में अमेरिका के अंदर एक इक्तिसादी बहरान भी चल रहा था, जिस वजह से उसकी दुकान ठीक तरह से नहीं चल पाई। और एक उसके पास सेल्समैन आता था कॉफ़ी बेचने के लिए जिसका नाम रोज़न था। वो जब उसके पास 2, 3, 4 बार आया तो रोज़न की और एक्सेल कैलिश की दोस्ती होगी। रोज़न ने एक्सेल कैलिश को ये नसीहत भी की कि उसको चाहिए ये दुकान छोड़ दे, क्योंकि इस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस है। तो ये जो जगह है ये नॉन कमर्शियल है, यहाँ पे इसकी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन पहले तो एक्सेल कैलिश ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उसकी दुकान नहीं चली तो फिर एक्सेल कैलिश को समझ आई। फिर उसने अपनी शॉप बेचने की कोशिश भी की, लेकिन कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। फिर कुछ क्रेडिट के लिए एक्सेल कैलिश ने रोज़न की कंपनी में अप्लाई भी किया और रोज़न की कंपनी ने रोज़न को ही उसकी दुकान विज़िट करने के लिए भेजा। रोज़न ने उसकी शॉप को अप्रूव कर दिया, उसको कुछ कर्ज़ा भी मिल गया। तो ये कर्ज़ा मिलने के बाद भी और साथ साथ में सख्त मेहनत एक्सेल कैलिश की, उसके बावजूद वो दुकान ठीक से नहीं चल पाई और वो आहिस्ता आहिस्ता नुकसान की तरफ चली गई। इसी तरह से एक दिन एक्सेल कैलिश, रोज़न, ईवा और उसकी बेटियाँ खड़ी थी, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो एक्सेल कैलिश वहाँ पर गिरा और उसकी डेथ हो गई। उसकी बीवी और उसकी बेटियाँ उसकी डेड बॉडी के ऊपर बैठी रो रही थी और रोज़न खड़ा देख रहा था, तो उसको उनके ऊपर बड़ा तरस आया। 40 दिन का मॉर्निंग पीरियड जब गुजरा तो ईवा को उसके खामन की मरने की वजह से लाइफ इंश्योरेंस का $1000 मिला। रोज़न ने ईवा को बहुत समझाया कि ये दुकान ठीक नहीं है, वो यहाँ पे काम ना करे, वो ये पैसे लेके अपनी बच्चियों को लेके यहाँ से चली जाए और किसी और शहर में चली जाए और वो वहाँ पे जाके और ये जो दुकान बाकी बची है ये खुद ही क्रेडिटर्स ले लेंगे और वो अपना कर्जा पूरा कर लेंगे। लेकिन ईवा इस बात पे एग्री ना हुई और उसने उसको बोला कि मैं अपनी इन यतीम बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, और वैसे भी ये मेरे मरहूम शौहर की निशानी है और मैंने ये दुकान ही चलानी है और मैंने यही कारोबार चलाना। और उसने रोज़न की एक बात ना सुनी और उसने वो $1000 से फिर से उस दुकान के अंदर अपना सामान डाला और वही सारी की सारी उसके सफाइयाँ और सब कुछ करके और उसने वो सारी दुकान को फिर से फिक्स अप कर लिया, फिर से उसने उसको रेनोवेट कर लिया और उसने दुकानदारी शुरू कर ली। और उस दुकान के अंदर ही वो अपनी बेटियों के साथ रहती थी। लेकिन फिर वही हुआ, क्योंकि कारोबारी हालात तो अच्छे नहीं थे और थोड़ी देर के बाद वो फिर सारा कुछ ख़त्म हो गया। 4-6 माह के अंदर वो दुकान फिर से ख़त्म होगी और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रोज़न जब भी आता जाता देखता तो वो देखता कि अब नौबत फाकों के ऊपर आ चुकी हुई थी। उसकी बेटियां भी फाके कर रही थीं, वो भी फाके कर रही थी और उनके चेहरे साफ बता रहे थे, उनके चेहरों के ऊपर हड्डियां नज़र आ रही थीं, उनके चेहरे सफ़ेद हो चुके थे और रोज़न को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए रोज़न ने फिर उसको कहा कि तुम ऐसा करो कि शहर के अंदर उसका एक घर है और उसका अपर पोर्शन वैकेंट है, खाली है, और तुम वहाँ पे चली जाओ, अपनी बेटियों को वहाँ पे तुम स्टे करवा लेना और तुम खुद कारोबार कर लेना, कोई जॉब कर लेना, और वहाँ पे जो औरत नीचे वाले पोर्शन में रहती है वो औरत जो है उसको मैं कह दूँगा वो तुम्हारी बच्चों की हिफाजत करेगी और जब तुम्हारा काम ठीक हो जाए और तुम इन बच्चों को ले जाना, और उसके लिए मैं तुमसे उस पोर्शन का किराया भी नहीं लूँगा। लेकिन ईवा ने उसकी इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी।
फिर रात को वो लेटा हुआ था और उसने फिर सोचा कि ये लोग तो भूखे मर रहे हैं। फिर उसने सोचा कि मैं ईवा से शादी कर लेता हूँ, इस सूरत में इनको खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा और इनकी बच्चियों को भी मैं कोई फिल्म दिखाने के लिए ले जाया करूँगा, कुछ खिलौने इनको ला कर दूँगा, इस तरह से इनकी लाइफ ठीक हो जाएगी और मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी और मेरा पैसा भी इनको मिल जाएगा। तो सुबह हुई, वो उठा और वो ईवा के पास गया और उसने उसको जाके प्रपोज़ किया और उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन ईवा उसके साथ सख्त नाराज़ हुई और उसने उसको कहा कि पहला भी बीमार था, वो भी मर गया और अब तुम भी बीमार हो, तुमसे शादी करूँगी, तुम भी मर जाओगे, तो लिहाजा ये शादी मुझे नहीं करनी। खैर वो फिर वापस आ जाता है, अगले दिन फिर जाता है, फिर जाके उसको कहता है कि तुम अपनी मर्जी के किसी आदमी से शादी कर लो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो बता दो, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देता हूँ। कम से कम कोई कमाने वाला होगा, कोई तुम्हें तुम्हारी बच्चों को खिलाने वाला होगा, तुम्हारे फाके नहीं होंगे, तो साथ साथ में मैं शादी का सारा खर्चा भी करूँगा, मैं तुम्हारे लिए जहेज़ का भी इंतज़ाम करूँ। लेकिन ईवा ने इससे भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाद वो एक दिन उसकी बच्चियों के लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें लेके आया। सिरोलिन एक मछलियाँ होती हैं, वो पैक्ड होती हैं, थोड़ी सी बनी हुई, तो वो लेके आया। उसने उन बच्चियों को दी और बच्चियाँ खा रही थी। ईवा ने उनको देख लिया। अगले दिन फिर से वो जब वो मछलियाँ और वो खाने पीने की चीज़ें उन बच्चियों के लिए लेके आया, तो उन बच्चियों ने कहा कि नहीं, आज हमारी माँ ने कहा है कि रोज़ा है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, तो इसलिए आज हमने ये तुमसे नहीं ले सकते। और अगले दिन बच्चियों ने वो चीज़ें भी लेने से इनकार कर दिया। रोज़न जो था उसकी परेशानी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही थी, उससे उनकी हालत जो है वो देखी नहीं जा रही थी। तो उसने एक और प्लान बनाया और वो एक साथ वाले शहर में गया, जर्सी में। वहाँ पर जाके उसने एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर उसने लिखा है ईवा को कि मैं तुम्हारे मरहूम शौहर का एक दोस्त बोल रहा हूँ और मैंने 15 साल पहले उससे $700 उधार लिए थे और अब मेरा काम ठीक है, अब मैं पैसे वापस करना चाहता हूँ, तो लिहाजा $20 हर हफ्ते के मैं आपको भेज दिया करूँगा। तो वो $10 के 2 नोट उसमें डालता है और ये ख़त उसमें डालता है और लिफाफा बंद करके वो जर्सी शहर से पोस्ट कर देता है ईवा को, ताकि उसको शक ना हो कि ये पैसे मैंने भेजे। लेकिन जब वो ख़त ईवा के पास पहुंचता है, वो खोलती है, देखती है और ख़त को पढ़ती है, तो उसको फ़ौरन ही पता चल जाता है कि ये रोज़न की कारस्तानी है और वो पैसे भी और ख़त भी उसमें डालती है, उसको बंद करती है और वापस उसी पते के ऊपर भेज देती है। और अगले 2-3 लेटर्स जो रोज़न भेजता है वो खोलती भी नहीं, वो वैसे ही पकड़ती है और वैसे उनको वापसी के पत्ते पे भेज देती है और इस तरह से वो पैसा भी नहीं लेती। जब ये सब कुछ करने के बाद रोज़न थक जाता है। असल में ईवा का इसके अंदर यही मौक़िफ़ है कि वो चैरिटी के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो कहती है उसको बार बार रोज़न को कि मेरे पास दुकान है, मैं अपना काम कर रही हूँ, हालात अच्छे नहीं हैं, जब हालात अच्छे होंगे तो मेरा काम भी ठीक हो जाएगा और मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी और मैं इसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, और लेकिन मैं किसी की चैरिटी के ऊपर नहीं रह सकती। तो रोज़न उसको समझाता भी था कि ये चैरिटी नहीं है, मैं तुम्हारे शौहर का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये चैरिटी नहीं है, लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब सब कुछ उसने करके देख लिया और कुछ भी नहीं बन पाया, तो वो अपने वकील के पास गया और अपने वकील को जाके उसने कहा कि वसीयत लिखो, और वसीयत में उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, अपनी सारी उसने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ईवा के नाम ट्रांसफ़र कर दी और ईवा के मरने के बाद वो उनकी बेटियों को मिलने वाली थी। और उसने वो अपनी वसीयत लिखवाई और वो घर आया और आके उसने अपना सर चूल्हे के ऊपर रख के अब गैस का चूल्हा जला दिया और उसने ख़ुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन वो बच गया। तो जैसे ही वो ये सारी की सारी कहानी जो है वो अभी सुना रहा था, तो जो डेविडोफ सुन रहा था और साथ साथ में वो नोटबुक के ऊपर उसको नोट कर रहा था, उसकी नोटबुक ख़त्म हो जाती और उसके बाद वो कहता है कि आगे मुझे पता है सारी कहानी का। और डेविडोफ अपनी उस कुर्सी से उठता है और उठ के वो खिड़की की तरफ जाता है। इससे पहले कि रोज़न उसको मना करे, वो खिड़की का पर्दा उठाता है। तो जैसे ही वो खिड़की का पर्दा उठाता है तो नीचे एक औरत खड़ी होती है और फिर रोज़न भी अपनी चारपाई से उठता है और वो भी खिड़की की तरफ जाता है। तो जब वो रोज़न को देखती है तो वो अपनी बाजू खोल देती है और वो उसको बड़ी बेसीजिंग आइज़ के साथ देख रही होती है। लेकिन तब रोज़न को शदीद गुस्सा आता है और वो बड़ी अपनी फिस्ट को लहराते हुए उसको कहता है दफ़ा हो जाओ, और साथ में उसको गालियाँ देता है और कहता है कि जाओ अपनी बेटियों के पास चली जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो यही है कि ईवा ने अनडाउंटेड स्ट्रगल की है फॉर फीमेल सुपीरियरिटी, इनके फीमेल को सुपीरियर बनाने के लिए उसने बहुत ही सख्त कोशिश की है। और ये बात बिल्कुल सही है। ईवा एक औरत है और वो चाहती अपने जिस्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाती और वो अपनी बच्चों का पेट पाल सकती थी। अगर वो चाहती
तो वो रोज़न के साथ आराम से शादी कर सकती थी और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकती थी। अगर वो चाहती तो वो रोज़न से भी किसी अच्छे आदमी से, मर्द से शादी करके वो अपना मसला हल कर सकती थी। लेकिन उसने अपने जिस्म की क्या, उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स की भी कुर्बानी नहीं दी और उसने सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन उसने किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया। तो इससे ये साबित होता है कि उसने औरतों की अज़मत को और ज़्यादा बुलंद किया और उसने कोई गलत काम नहीं किया। सेकेंड वाला जो हमारे पास इसका क्वेश्चन है वो मेन थीम ऑफ द स्टोरी है। जो मेन थीम है उसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक नंबर पे तो फर्स्ट पे इसके अंदर मेन थीम इसका है वो सफरिंग्स हैं और जो कि ईवा ने पूरी कहानी के अंदर बर्दाश्त की। सफरिंग्स के अलावा इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है कि स्ट्रगल भी उसने की पूरी कहानी के अंदर, और साथ साथ में कैप्चुलाइजेशन ऑफ फेट है। तो ये फेट के अंदर पहले से कैप्चुलेट हुई है कि उसकी मुकद्दर ही सफरिंग्स हैं, उसने सारी ज़िंदगी सफरिंग्स ही बर्दाश्त करनी है। और उसके अलावा इसके अंदर एक एरोगेंस है और एक गरूर भी है और एक स्टबर्डनेस है, एक उसकी ज़िद है, और अपने गरूर और अपनी ज़िद के अंदर भी उसने उससे कोई मदद नहीं ली। और साथ साथ में इग्नोरेंस भी हम इसका एक थीम बना सकते हैं, जो कि इग्नोरेंस एक्सेल कैलिश ने भी दिखाई और उसने दुकान इस जगह पे बनाई और रोज़न के मना करने के बावजूद उसने दुकान उस जगह पे बनाई। और उसके बाद ईवा ने भी वही इग्नोरेंस और जहालत दिखाई, और जब रोज़न ने ईवा को बोला कि ये दुकान ठीक नहीं है, तुम भी ना करो, और लेकिन ईवा ने भी वही दुकान की और उसके बाद वो भी ख़राब हो गई। और जो इसका आखिरी हमारे पास क्वेश्चन है वो तीसरा, वो इन दोनों करेक्टर्स के दरम्यान में कंट्रास्ट है। और जो कंट्रास्ट है इनका वो बिल्कुल सही है कि स्टार्ट के अंदर रोज़न उसकी मदद करना चाहता है और पूरी कोशिश करता है, लेकिन ईवा उससे मदद नहीं लेती। लेकिन कहानी के आखिर में जाके ईवा उससे मदद लेना चाहती है, लेकिन रोज़न उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीज़ें रोज़न की हद तक कुछ ठीक भी थी कि रोज़न उससे कोई जिस्मानी फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, वो जस्ट आउट ऑफ पिटी उसकी मदद करना चाहता था। और जब वो उसकी मदद करता था तो ईवा उसको शक की नज़र से देखती थी और उसको लगता था कि ये किसी मकसद के लिए मेरी मदद कर रहा है, और उस वजह से वो उसकी मदद देने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब उसने सारी प्रॉपर्टी, पैसा वगैरह ईवा के नाम लगा दिया और कोई उसका जिस्मानी फ़ायदा उठाए बगैर सब कुछ उनको दे दिया, तब ईवा को इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये बंदा ठीक है, इसकी नीयत ठीक है और इसका कोई गलत मकसद नहीं है। तो तब वो जब मुतमिन हुई और तब वो उसके पास गई, लेकिन फिर ये रोज़न को अपनी इंसल्ट फील हुई कि ये क्या हुआ कि जब वो सब कुछ नेक नीयति से दे रहा था तो उसको कबूल नहीं किया, और जब सब कुछ दे दिया गया अब इसको यकीन आ गया तो अब ये मेरे पास क्या करने आई है। इसलिए वो उसको गले लगाने से इनकार कर देता है और बल्कि अपने गुस्से के तौर पर उसको गालियाँ भी देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसमें से अपनी काम की चीज़ें निकाल सकते हैं और आप इसको अपने पेपर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।